मैं हूं गौरव और इमेजिन करो आप एक पार्क में एक बेंच पर मस्त में बैठे हुए हो और तभी आपके बगल में बैठा हुआ एक अंधा इंसान आपसे पूछता है कि भाई मौसम बहुत सुहाना लग रहा है, मौसम को मेरे लिए जरा डिस्क्राइब कर सकते हो क्या कि मौसम बाहर क्या चल रहा है। अब इस पर आप कहते हो कि ठीक है मैं कोशिश करता हूं। शाम हो गई है, आसमान ऑरेंज सा है जिसमें बादल किसी रुई के तरह दिखाई दे रहे हैं। इतने पर वो आदमी आपको झट से रोकता है और वो पूछता है आपसे कि ऑरेंज ऑरेंज का मतलब क्या होता है। और तभी आपको ये क्लिक होता है कि भाई ये तो बर्थ से ही ब्लाइंड है, तो इसे तो शायद ऑरेंज का मतलब ही नहीं मालूम होगा। फिर भी आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो कि ऑरेंज एक वार्म कलर है, जैसे आग वार्म होती है, सॉर्ट ऑफ उसी तरीके का कलर है। इससे वो आपसे अगेन एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऑरेंज तो मेरे हिसाब से फल का नाम है, राइट? और वो तो गर्म नहीं होता, तो आप किस ऑरेंज की बात कर रहे हो? अब आई नो हमारी ऑडियंस उसे एटम और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती है, बट उसे ऐसे समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसने एटम या फ्रीक्वेंसी को कभी महसूस ही नहीं किया है। और इसीलिए आप फाइनली थक हार के पूछते हो कि आपके दिमाग में क्या इमेज बन रही है, और वो बंदा रिप्लाई करते हुए कहता है नथिंग। और आप ये सुनकर शॉक हो जाते हो क्योंकि जब आप या हम लोग जब आंखें बंद करते हैं तो हमें नथिंग नहीं दिखाई देता, हमें जो भी हम सोचते हैं उसकी इमेज दिखाई देती है ना। नाउ हियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, आप और वो आदमी दोनों ही इंसान हैं, पर सिर्फ एक सेंसरी ऑर्गन ना होने से उसके लिए यूनिवर्स की रियलिटी हमेशा बिल्कुल अलग महसूस होती है। वो चीजों को किसी और ही पर्सपेक्टिव से देखता है और हम किसी और से। इन शॉर्ट, रियलिटी सब्जेक्टिव है और ये आप लोग भी जानते हो, बट जस्ट सिर्फ एक सेंस के ना होने से, एक इंद्रिय के ना होने से इतनी डिफरेंट हो सकती है। और यही सेम चीज होती है स्पेस एंड टाइम के परसेप्शन में भी, यानी स्पेस का कॉन्सेप्ट हर एक के लिए अलग है। और इस पर डू यू नो हजारों सालों से अनसेटल्ड डिबेट चल रहा है कि इसके एक तरफ एब्सोल्यूटिज्म है, जो फिलॉसफी ये कहती है कि स्पेस एंड टाइम फिक्स्ड है, और दूसरे तरफ है रिलेशनलिज्म, जो ये कहती है कि स्पेस एंड टाइम पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सो अब फ्रेंड्स आता है इंटरेस्टिंग सवाल कि इन दोनों भी पर्सपेक्टिव्स, इन दोनों भी फिलॉसफीज में से कौन सी फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है और जो संसार के एंटायर पिक्चर में प्रॉपर्ली फिट बैठती है। वेल, आपके पास इसका जवाब अगर है तो नीचे कमेंट्स में लिख दो, और अगर नहीं है लेट्स इन्वेस्टिगेट। सो वेल गाइस, सिनेरियो कुछ ऐसा है ना कि फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक कम्युनिटी पहले से ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एब्सोल्यूटिज्म के सपोर्टर्स का यह कहना था कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्पेस एंड टाइम रियल है और सबके लिए एक समान है। मिसाल के तौर पर कलर्स, हमें कलर एक समान ही दिखते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर अगर ब्लू दिख रहा है तो आपको भी ये कलर ब्लू ही दिखेगा। बट यू नो व्हाट, ऐसा नहीं है। दुनिया के 100,000 में से हर एक इंसान को ये कलर येलो दिखेगा, और इनफैक्ट हर 12 में से एक इंसान को कलर ब्लाइंडनेस की वजह से कोई ना कोई कलर आपके कंपैरिजन में दूसरा ही दिखेगा। मतलब उन्हें रियलिटी आपकी रियलिटी से अलग दिखाई दे रही है, जो बाय द वे रिलेशनलिज्म पर्सपेक्टिव से एकदम फिट बैठता है। अब कलर्स जो लाइट से पैदा होते हैं वो भी एक स्पेशियल एंटिटी है, और इसीलिए रिलेशनलिज्म का कहना यह है कि सबसे अल्टीमेट स्पेस एंड टाइम भी सबके लिए अलग अलग ही है, क्योंकि वो भी हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट यूनिक ऑब्जर्वर के लिए यूनिक है, क्योंकि वो उनके यूनिक पर्सपेक्टिव्स पर डिपेंड करता है। अब 16th सेंचुरी के फिलोसोफर स्लैश मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट एब्सोल्यूटिज्म के बिल्कुल सपोर्टर थे, क्योंकि वो ये माना करते थे कि मैथ के जरिए रियलिटी को समझा जा सकता है। उन्होंने यूनिवर्स को एक 3D ग्राफ कंसीडर किया और उस पर नेचर में दिखने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इस 3D ग्राफ पर प्लॉट किया। अब क्योंकि ये सारी चीजें बिना यूनिवर्स के रूल्स को डिसरप्ट किए ग्राफ पर प्लॉट हो रही थी, इससे रेने डेकार्ट ने ये कंक्लूड किया कि यूनिवर्स और उसके अंदर मौजूद स्पेस दोनों ही एब्सोल्यूट है। और इससे जाकर एब्सोल्यूटिज्म ये बिलीफ लाइमलाइट में आ गई। इस बिलीफ को और भी ज्यादा फॉरवर्ड पुश तब मिला जब न्यूटन ने डेकार्ट के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके अपने लॉज ऑफ मोशन की थियरी को डिराइव किया और प्रूफ कर दिया कि स्पेस के साथ साथ टाइम भी एब्सोल्यूट है। दरअसल न्यूटन का यह कहना था कि 3D स्पेस में मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो भले ही किस भी डायरेक्शन में मूव करते हो, टाइम उनके हिसाब से मूव नहीं करता। वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही आगे ही बढ़ते रहेगा, और वो भी एक फिक्स स्पीड से। अगर इसे सिंपल भाषा में बताऊं तो वो कहते हैं ना, समय किसी के लिए भी रुकता नहीं है, बस वही कॉन्सेप्ट है। अब यही सोच स्पेस और टाइम को लेकर कई सालों तक चलती रही, बट देन न्यूटन ने यहां पर थोड़ा सा पंगा ले लिया। उन्होंने कैलकुलस को इजाद करके एब्सोल्यूटिज्म पर ही सवाल पैदा कर दिया। दरअसल न्यूटन जिस कैलकुलस को इजाद करने के लिए जाने जाते हैं वो असल में जर्मन पॉलीमैथ गॉटफ्रीड लेबनिज ने किया था।
लेकिन न्यूटन उस समय के एक जाने माने मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट होने की वजह से काफी ज्यादा उस चीज का क्रेडिट न्यूटन को चला गया। सो न्यूटन को काउंटर करने के लिए लेबनीज ने एब्सोल्यूटिज्म के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट रिलेशनलिज्म को सपोर्ट किया और ऐसी थियरी रखी जिससे इंस्पायर होकर आइंस्टाइन तक अपने आप को लेबनीजियन मानने लग गए। सो लेबनिज ने एग्जैक्टली क्या कहा था? सो देखो, लेबनीज मानते थे कि स्पेस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है और स्पेस मोनाड्स नाम के पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो ये कुछ पार्टिकल्स है। न्यूटन का कहना था कि ये पार्टिकल्स स्पेस में पड़े हैं और इनका पोजीशन स्पेस में एक ओरिजिन और रेफरेंस एक्सिस बनाकर बताया जा सकता है। लेकिन वहीं पर लेबनीज का पर्सपेक्टिव ये था कि इन पार्टिकल्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करके एक दूसरे की पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं। अब अगर इसे देखें तो ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल्स स्पेस में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं और इसीलिए स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इस आइडिया को भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर हुए जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। अब क्योंकि ये फील्ड्स ऑब्वियसली किसी चीज, किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करेगी लाइक स्पेस, सो कुछ वक्त के लिए रिलेशनलिज्म का ये कॉन्सेप्ट फिर से बैकफुट पर चला गया। एंड अगेन न्यूटन की थियरी पर लॉन्ग बिलीव करने वाले लोग कि स्पेस एग्जिस्ट करता है वो बिलीव करने लग गए विदाउट द नीड ऑफ एनी पार्टिकल। पर अगले ही सेंचुरी के शुरुआत में आइंस्टाइन ने फिर से यहां पर पासा पलट दिया। 20th सेंचुरी के आते ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह प्रूव किया कि स्पेस टाइम एक सिंगल एंटिटी है जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब जैसे कि हम ये जानते हैं, अगर हम स्पेस में मूव करेंगे तो टाइम स्लो होगा और साथ ही स्पेस भी वॉर्प होगा, और यही थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इन शॉर्ट, आइंस्टाइन ने यह प्रूव कर दिया कि स्पेस टाइम एक दूसरे के लिए रिलेटिव है और अलग अलग लोगों के लिए अलग है। अब इससे अगेन रिलेशनलिज्म की पकड़ वापस से बनने लग गई और न्यूटन के एब्सोल्यूट स्पेस टाइम का फंडा टूटते हुए दिखने लग गया। लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में एक कॉन्सेप्ट को यूज किया था जो था ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट। और जैसे कि हमने पहले भी जाना कि फील्ड के एग्जिस्ट करने के लिए एक मीडियम यानी कि स्पेस का एग्जिस्ट करना जरूरी था, और इसीलिए आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने एब्सोल्यूटिज्म और रिलेशनलिज्म के एकदम बीच में लैंड किया। यानी अभी भी सवाल ये था कि स्पेस और टाइम रियल है या अनरियल। अब आई नो आप ये सोचोगे कि जब स्पेस टाइम एक्सपर्ट फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे पा रहा तो कौन सी फिलॉसफी करेक्ट है ये कैसे पता चलेगा? वेल, यहां पर एंट्री होती है द इमर्जेंस थियरी की।